ओके, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा से ईमेल मेरा देख लेना, ठीक है? यस सर। शेयर स्क्रीन, मेरे सामने आज दो शख्सियात हैं। एक का नाम है डॉक्टर परवेज हुद भाई और दूसरे का नाम है डॉक्टर तारिक बिनोरी, ठीक है? परवेज हुद भाई फिजिक्स के बंदे हैं और इन्होंने MIT से PhD किया फिजिक्स में, और जो डॉक्टर तारिक बिनोरी हैं वो भी अमेरिका से पढ़ के आए और वो इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, राइट? यस मुझे सर। इनके मजहब से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, कि ये क्या इनका मजहब है, मुझे नहीं कंसर्न है। सॉरी, ये क्या दरमियान में आ गया, सॉरी, आपको आई एम सॉरी, ये क्या कर रहा है? अच्छा, या स्क्रीन शेयर, ओके। तो मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि ये इनका मजहब क्या है, ये क्या करते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। मुझे इस बात से कंसर्न है कि इन्होंने क्या अचीव किया है आज तक और इनकी वैल्यू कितनी है। आप मेरी बात सुन रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, तो अब आप मैं इनकी बातें सुनाता हूँ आपको, इनकी बातों को गौर से सुनना है, ठीक है? पहले डॉक्टर तारिक बिनोरी को चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के तौर पर बरतरफ कर दिया गया एक कैबिनेट के फैसले के तहत। आज डॉक्टर बिनोरी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज हम उनके साथ इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर बिनोरी, हुआ क्या, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। 25 मार्च को इन्होंने गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी की। असल में ये है कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है, जैसे तमाम रेगुलेटर्स की होती है, वो प्रोटेक्टेड अपॉइंटमेंट होती है। अब मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि मैं सारा इंटरव्यू आपके साथ सुनूं, ताकि वो लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना हमने चाहता कहा सेंटर्स को कि जी आपको ऐसे पैसे नहीं मिलने चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फंडिंग आधी हो जाएगी, कुछ की, तो उसमें तो हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन ये है कि फिर इस पर जरा बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। मैंने पुट माय फुट डाउन, तो फिर ओपनली हमसे कहा जा रहा था कि जी आपको पहले तो ये कहा था कि आपके खिलाफ वैसे कार्रवाई करेंगे, फिर उसके बाद ये कि आपको फाइल कर देंगे। फिर मुझे मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए उन्होंने कि आप रिजाइन कर दें। और ये कब की बात है, कितनी पुरानी बात है? ये देखें, ये प्रेशर तो 1 साल भर से चल रहा है, लेकिन तकरीबन अक्टूबर नवंबर से। और ये सारे इन प्रोजेक्ट्स की एक बहुत बड़ी इशू। लेकिन एक तो ये कि PhD प्रोग्राम में अंधाधुंध भर्तियां होने लगी, तो बस जिसको PhD करनी थी, हाँ वो क्वालिफाई करता हो या न करता हो, नतीजा ये कि टीचर्स के पास 2, 4, 5, 10 और एक खातून थी हमारे बायोलॉजी डिपार्टमेंट में कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, जिसके 32 PhD स्टूडेंट्स थे। अंदाजा करें। देखें, जब मैं MIT में था तो 2 PhD एक एडवाइजर के साथ बहुत बड़ा बोझ समझा था, यहाँ 32। तो ये एक मजाक बन गया PhD का प्रोग्राम। लेकिन अलावा उसके जो फजूल जाली पर्चों का सिलसिला शुरू हुआ, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा बता दूं तो, कि आपका क्या इसमें तजर्बा रहा। फिर लोगों को बाहर भेजा जाने लगा और ये भी देखा गया कि वो जाकर कुछ सीख भी सकेंगे कि उनमें वो एहलियत है कि बस भेजते चले गए। कुछ वहां जाकर PhD कर सके, और वो भी थर्ड क्लास जगहों से, अक्सर वे सारे नहीं, कुछ तो बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तानी हैं, अच्छे जहन हमारे यहाँ जरूर हैं, लेकिन चुनाव इस तरह से हुआ कि वो फेल हुए। फिर जाके उन्होंने टैक्सियां चलाना शुरू की न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। और अलावा इसके
उधर से जो पाकिस्तानियों को बुलाने का एक सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी कायम है कि नहीं? वो और उस पे भी काफी लेने हुई है कि आपने क्यों इसको बंद कर दिया। आपने बंद किया? मैंने बंद तो नहीं किया, मगर बंद था, मैंने दोबारा से खोला। अच्छा, तो शायद आपके इल्म में ये हो, क्योंकि इस पर शोर भी मचा है, मैंने भी इसको बार बार हाईलाइट करने की कोशिश की थी अखबारात में। ऐसे पाकिस्तानी जो अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं, कुछ उनमें से हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन जिसको सैर करनी हो पाकिस्तान की तो वो एचईसी को अप्लाई करता था, उसको यहाँ से टिकट आ जाता था, उसको बड़े पैसे मिलते थे, और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो महज तफरीह की खातिर आते थे। अच्छा, फिर ये जो गवर्नमेंट कॉलेज का आपको पता ना, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, हद वाज़ेह हो गया कि इनको रिसर्च के बारे में कोई सिंगल फार्मास्यूटिकल, खुदा जाने कहां वो 60 मिलियन रुपए ऐसे प्रोफेसरों को दिए जो फॉरेन प्रोफेसर्स थे, यहां आकर लेक्चर देने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ये थी, उनके साथ माहिदा ये था कि वो यहाँ साल भर रहेंगे, मगर वो आते, शक्ल दिखाते, 2-4 क्लासें पढ़ा के चले जाते यहाँ से, और कुछ तो आए भी नहीं। तो जब इस पर रिपोर्ट एक प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर आमिर इकबाल, उन्होंने लिखी, तो उसके बाद होना तो ये क्या था कि बहुत बड़ी इस पर तफ्तीश होती, कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह की करप्शन। आप एचईजे का जिक्र किया, एचईजे में जितना कि आप बाकियों से अगर अकाउंटेबिलिटी लेना चाहें तो ले लें, इनसे आप अकाउंटेबिलिटी ना लें, क्योंकि हम कर देंगे और हर एक के ऊपर हमें आपको एक फंडिंग तो उसमें से आप मॉलिक्यूल्स की शनाख्त करें। आप गूगल पे जाए, एचईजे इंस्टीट्यूट का वेब पेज खोलें और देखें कि उसके अगराज और मकासद क्या है और वो किस हद तक पूरे हुए। उनके पास दिखाने को कुछ है नहीं, तो ये फिर ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि ये इंस्टीट्यूट और उससे जो दो इंस्टीट्यूट्स मुंसलिक हैं वो अकाउंटेबिलिटी से, एहतसाब से मुस्तस्ना है। ये मुझे तो नहीं समझ आता। शायद पीएम ऑफिस में बहुत बड़े रिसर्चर्स बैठे होंगे जिन्होंने एनालाइज किया हो, तो हमारे ऊपर तो बहुत प्रेशर था, और बिल्कुल इस बात पे उन्होंने कहा कि अगर ये आपने किया तो आपको फायर कर दिया गया। और फिर अताउर रहमान साहब ने पीएम को ट्वीट भेजी कि आपकी डायरेक्शन के बावजूद तारिक बदूरी ने खत लिखा हमें कि जी आप अपना इंफॉर्मेशन दें, और ये भी लिखा कि अगर ये इंफॉर्मेशन दी गई तो ये तमाम सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा। यानी आप जरा सोचिए इस बात, अगर हम जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है, तो अगर वो मिचीज के हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं, अगर तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता तब तो ये बात समझ में आती, लेकिन वो भी हम करने को तैयार हैं, एंड अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी वी हैव नो प्रॉब्लम्स। लेकिन जो भी चीज आप करेंगे आपको, मैंने देखा 2002 से लेकर अगले 10 साल तक जो एचईसी में होता रहा, इस किस्म की फजूल खर्ची थी कि मेरा ख्याल है दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो यहाँ डॉक्टर अताउर रहमान ने कौम से ये कहा, और जहां जाते थे तो वो सब्ज बाग दिखाते थे, और जब जबान है ऐसी मीठी जबान है कि बोलते चले जाते हैं, और that this would never work out, और कुछ नहीं हुआ। जिनको ना अपने सब्जेक्ट पे ये यहाँ से जो अच्छे मिनिस्टर उन सबको उसने, खैर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और लोग भी थे, सोहेल नकवी, इकबाल चौधरी, जो उनका जो कहते हैं बिल्कुल हमारे असातिज़ा हैं, उसमें से काफी ऐसे हैं जो कि पूरली ट्रेन्ड, जिनको ना अपने सब्जेक्ट पे वो है कमांड है, और ना बाकी एरियाज जो टीचिंग
रिसर्च से मुंसलिक। तो वो स्टूडेंट्स को ना वो एक्सपोजर है, ना वो ट्रेनिंग है, और ना वो सपोर्ट, फिर वो टाइम भी नहीं देते उनको। तो हमने फिर ये सोचा कि इन सब चीज़ों को ये के बाद धीरे हम एड्रेस करें। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इस वक्त हमारे पास यानी PhDs का बहुत प्रेशर था कि हम अनएम्प्लॉयड। यूनिवर्सिटीज को हम कह रहे थे कि आप इनको हायर करें। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हमसे कहते थे कि जी ये जो अनएम्प्लॉयड हैं, ये आर अनएम्प्लॉयबल, इनको कुछ नहीं आता। सो मैंने फिर कहा कि अच्छा आप इनका हम एक टेस्ट लें। इस पर बहुत लेदे हुई, और कई जो नए PhDs थे और कुछ और भी जो इनके ठेकेदार होते हैं, उन्होंने बहुत अटैक किया मुझे पब्लिकली कि आप कौन होते हैं PhDs का टेस्ट लें, हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट वो होगी कि आपका इल्म होगा, न कि हाँ, मगर बहुत से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होंगे ना, तो क्या ऐसी चीज थी जो आप समझते हैं कि मुश्तरक होनी चाहिए? हमने टेस्ट किया था, उसमें बुनियादी 4-5 चीजें, रिसर्च के फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च। दैट मीन्स के जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, रिसर्च एथिक्स के ऊपर, पब्लिकेशंस के ऊपर, पब्लिकेशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, एक्सेट्रा। So there's a whole range of questions which we asked about the research endeavor. कि आप किस फील्ड में, what are the important issues, आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू। एक ये था। एक हमने सवाल पूछे टीचिंग के बारे में कि टीचिंग की फिलॉसफी आपकी क्या है, आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या अच्छी क्वालिटीज होती हैं गुड टीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And then finally we asked them a few practical questions. एक बहुत सिंपल सा हमने 3 सफ़े का एक मजमून था about education। वो उनसे दिया कि जी आप इसको रिव्यू करें। रिव्यू भी हमने आसान कर दिया कि जी 3 सवाल हैं, what are the strengths of this paper, what are the weaknesses of this paper, और अगर आप ये लिखते तो कैसे लिखते। ये सवाल जो है आधे से ज्यादा लोगों ने इसका जवाब नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। और जिन्होंने जवाब दिया बमुश्किल 5 या 6 ऐसे होंगे जिन्होंने कि कोई इंटेलिजेंट जवाब। ज्यादातर नहीं है कि पेपर की लेंथ ठीक है, अंग्रेजी अच्छी है, पैराग्राफ्स बने हुए, इस टाइप के जवाब। एक सवाल हमने पूछा कि जी अगर आपने पिछले 12 महीने में कोई किताब पढ़ी हो तो उसका नाम बता। 534 में से 200 जो हमारे PhD साहबान थे उन्होंने उसका जवाब ही नहीं, और बाकियों ने कई ने यानी ऐसा जवाब दिया कि जिससे वाज़ेह हो गया कि इन्होंने नहीं पढ़ी। मतलब अगर कोई PhD ये लिखे कि पिछले 12 महीने मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स पढ़ी, विदाउट सेइंग कि ऑथर कौन है, एडिशन कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन टेल कि इसने न सिर्फ ये नहीं पढ़ा, इसको पढ़ना आता ही नहीं। सो आई मीन अगेन व्हेन यू लुक एट इट, बेसिकली 21वीं सदी के जो अगर वाकई कहा जाए कि किसी ने पढ़े हैं तो कोई 8-10 लोग थे जनरल। एंड रिजल्ट परवेज ये है कि अगर मैं उसको इस पॉइंट से देखता तो 534 में से 10 लोग पास होते, बाकी तमाम फेल होते। और किसी चीज रिसर्च एथिक्स क्या होती है, नो अंडरस्टैंडिंग। आप रिसर्च में क्या अचीव करना चाहते हैं? भाई आप PhD कर रहे हैं, कर रही है, आप देख रहे हैं कि अगले 25 साल में हमने ये काम करना है, क्या व्हाट इज इट दैट यू होप टू अचीव? Nobody was able to give an intelligent answer. What are the important research questions in your field? So the main thing is कि अच्छा फिर हमने उनका यानी एक्सप्रेशन दी कि भाई अगर अंग्रेजी में, क्योंकि तमाम सब मटेरियल जो है वो अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं, मोर देन 2/3 ऑफ देम उन्होंने जो जवाब लिखे उस पे आप समझ नहीं आती थी कि इन्होंने जवाब लिखा क्या। दैट मीन्स इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने अंग्रेजी को ग्रेड किया फ्रॉम एक्सेलेंट डाउन टू sort of totally incomprehensible. Half of them were in the incomprehensible category, जिसका कि आपको समझ नहीं आती कि इन्होंने लिखा क्या है। तो ये हालत है हमारे उसकी, ये भी। तो हमने फिर PhD के लिए
जो PhD ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिससे कि कुछ पुट अ डेंट. नाउ वी हैव ट्राइड टू स्टार्ट कि जी एक लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम हो जिससे कि इसको वो किया जाए. टीचिंग वाज नेवर कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट थिंग. प्रोफेसर्स की प्रमोशन में टीचिंग का कोई हाथ नहीं. अब हमने पहली दफा उसको इंट्रोड्यूस करा अगेंस्ट अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन. यू नो, प्रोफेसर्स का ज्यादा काम ये होता है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. द गुड वंस एक्चुअली आर वेरी वेरी सपोर्टिव, बट जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ज्यादा काम ये है कि हमारी ऊपर आप रिक्वायरमेंट्स कम करें और हमें पैसे ज्यादा. बुनियादी ये दो सवाल. तो अब उनको हमने कंट्रोल करना शुरू किया कि जी आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी और इस ज्यादा रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करेंगे. जर्नल्स वाज अ टोटल स्कैम. पाकिस्तान में जो जर्नल्स बने हुए हैं, this is essentially one of the biggest frauds perpetrated on this country. I am shocked to hear this. ओके, सो ये इंटरव्यू है हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन का डॉक्टर हूद भाई के साथ, और ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा आऊँगा आप लोगों के साथ और मैं आपको बताऊँगा अपॉर्चुनिटी क्या है. हमें पाकिस्तान में बहुत अच्छे टीचर्स और रिसर्चर्स की ज़रूरत है. अगर एक बंदा जो कि रिसर्च कर रहा है, टीचिंग कर रहा है और वो सही तरह से अपना लिख नहीं सकता है, मैंने आप लोगों से सबसे पहला काम क्या करवाया? लिखवाया, बार बार हाँ, लिखवाया. अच्छा आप बताओ जरा जमील, क्या करवाया है? इंग्लिश अच्छी आपने करवा सबसे दी. पहले तो लिखने की जो स्किल है उसको जज करने के लिए हमें आपने टास्क दी थी, कुछ क्वेश्चंस थे और अपने बारे में लिखने को कहा था आपने. तो क्यों, उससे मुझे क्या पता चलता है? शायद आपको मतलब ये कि ये जानना चाहते हैं आप कि हम किस कैलिबर के हैं, क्या पोटेंशियल है हमें. तो हमारी जो राइटिंग्स हैं उससे आप बेसिकली ये जज कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या किस कैलिबर के हैं, क्या चीज़ें हैं. तो यही चीज फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो यहाँ पर अमेरिका में मिलती है वो चेक कर रहे होते हैं. और वो तो मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि अगर एक बंदा तालीम के मैदान में है और तालीम के मैदान में साइंसदान बनना चाहता है, रिसर्चर बनना चाहता है और वो किताब पढ़ना नहीं चाहता. सर ये बड़ी हैरानकुन इन्फॉर्मेशन थी जो अभी इंटरव्यू में रिवील हुई है. नहीं, ये इंटरव्यू पूरा मेरी फेसबुक की टाइमलाइन पे पड़ा हुआ है. मैं सर आप तीनों से सुनेंगे. कहूंगा कि आप ये सुनोगे